हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th यानी कि एचएस सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की सेकंड पार्ट यानी कि इंडियन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहली लेसन जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ आंसर्स भी बताऊंगा, सिलेबस भी बताऊंगा कि क्या क्या इस साल जो है ना इस यूनिट से आप लोगों को पढ़नी चाहिए। तो देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को कुछ सिलेबस बताता हूँ कि इस चैप्टर से यानी कि इस यूनिट से आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है। सबसे पहले देखो, 2-4 पॉइंट्स है, उसको अगर इस यूनिट से क्लियर कर लेते हो तो आपका जो ना यहाँ से 7 मार्क्स जो ना वो एकदम 100% सिक्योर हो जाएगा। सबसे पहला तो ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आप लोगों को क्लियर करना है। ठीक है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मैं बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। नेक्स्ट हम लोग को इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम और कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। उसके बाद मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स और पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर। तो यानी कि फीचर्स हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया और पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर आपको ये पढ़ना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, आप लोग बस वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद है इंडस्ट्री ट्रेड, जिसमें से इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में पढ़ना है आप लोग को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रोल, उसकी इंपॉर्टेंस और ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ना यहाँ से ट्रेड पॉलिसी सब्सटीट्यूशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो है ना मैंने इस पीडीएफ में ना जगह नहीं था, इसलिए मैंने इसको पहले ही ऊपर ही लगा दिया। तो पहले इसी को समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है क्या। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो ना हमारे देश में जो 7th प्लान आया था वहाँ पे हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को क्या किया था, एडोप्ट किया था। और ये पॉलिसी इसलिए लाया गया था ताकि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसको क्या किया जा सके, उसको एनहांस, उसको बढ़ाया जा सके। विदेश से जो बड़े बड़े गुड्स, मशीनरी, कार्स, मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें आते थे उन पे रोक लगाया जाए और हम लोग अपने देश में ही बनाए। तो अपने देश में कैसे बना सकते हैं हम, लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको जो ना मोटिवेट करके, और जो इंपोर्ट होता था गुड्स उनके ऊपर ना टैरिफ्स लगा के हम लोग ये सब कर सकते थे। तो ये था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो ये टॉपिक जो ना आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं टॉपिक वाइज स्टार्टिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि इकोनॉमी क्या है। ठीक है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी पढ़ना आप। उसके बाद फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि ये मैंने आप लोगों को टॉपिक में ऊपर बताया कि इंडियन इकोनॉमी क्या था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डिप्लेटेड इकोनॉमी, डिपेंडेंट एंड डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हो सके तो आप बुक से ना इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, एक एक दो दो लाइन जो है ना इसके बारे में पढ़ लेना बुक से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स लोगों ने किस तरीके से हमारे यहाँ पे इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लोइट किया था। तो सबसे पहली बात है एग्रीकल्चर को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने एक्सप्लोइट किया ज़मींदारी सिस्टम से। अब ये ज़मींदारी सिस्टम क्या था, यहाँ पे ज़मींदार लोगों को फ्री दे दिया गया था कि आप लोग जितना चाहो फार्मर से रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हो। तो इससे जो ना फार्मर्स को कुछ नहीं बचता था। दूसरी बात, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट सिस्टमेटिक था उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ला के, मशीन्स ला के यहाँ पे बसाया गया, उससे क्या होगा, जो हमारे हाथों से बना हुआ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो एकदम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। थर्ड है हमारा इंडियन फॉरेन जो ट्रेड था उसको एक्सप्लोइट किया गया डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी ला के। जो ब्रिटेन था यहाँ पे मोनोपोली ट्रेड एंजॉय किया करता था। नेक्स्ट है हमारा स्टेट द एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है, हमारे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, समझ लो। तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर हमारा तो मेन एक्टिविटी था। 72% जो वर्किंग क्लास के पॉपुलेशन थे वो डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे, और 58.7% हमारे नेशनल मतलब नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता था कौन, एग्रीकल्चर करता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था ना वो बहुत लेस, यानी कि तुम्हारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज लेस देन इट्स डिमांड, यानी कि डिमांड से लेस प्रोडक्शन था। तो एग्रीकल्चर का बुरा हालत होने का रीज़न क्या था, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स, जैसे इनपुट जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशंस, इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा। उसके बाद है जो एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मिडिल मैन थे, यानी कि बिचौलिए, दलाल लोग जो थे बीच में जो कमीशन खा जाते थे, उनकी वजह से भी एग्रीकल्चर बहुत आगे नहीं जा पा रहा था। और तीसरी बात है हमारा इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द लैंड, यानी कि हमारा आबादी जो इतना रैपिडली बढ़ रहा था तो वो भी एक कारण था तुम्हारा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप प्राइमरी क्रॉप्स जो था वो हमारा फूड क्रॉप था, कोई कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं हुआ करता था। एग्रीकल्चर वॉज टेकन ओनली एज द सब्सटेंस।
3 मेन सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर वेयर एग्जिस्ट, जैसे कि ज़मींदार सिस्टम, हलवारी सिस्टम और राउटरी सिस्टम। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में आप लोग पढ़ना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पॉलिसी आया उसके वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बहुत जो है ना भेदभाव किया जाता था ट्रेड पॉलिसीज़ में, यानी कि ब्रिटेन लोग जो गुड्स लेके आते थे उनके ऊपर जो है ना वो कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगाया जाता था, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनके जो मशीनरीज थे वो यहाँ आके प्रोडक्शन कर पा रहे थे और हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे हैंडीक्राफ्ट वाले वो इनके सामने वो टिक नहीं पा रहे थे। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर इम्पोज्ड हैवी ड्यूटी यानी कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे उनके ऊपर जो ना बहुत सारा टैक्स लगा दिया जाता था। उसके बाद द एरियाज ऑफ कॉपरेशन फॉर पब्लिक सेक्टर वॉज कन्फाइंड टू रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स। तो ये सब आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, जो सिलेबस में दिया गया है उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा और भी पढ़ लेना, जैसे कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो देखो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट के एजेंसीज के द्वारा एफर्ट लगाया जाता है ताकि क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव इंप्रूवमेंट किया जा सके इंडियन इकोनॉमी में। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इसके बारे में बताना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ था, तो ये सबसे पहले तो बना मार्च 1950 में, व्हेन द इंडियन प्लानिंग कमीशन वाज स्टैब्लिश, यानी कि स्टैब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद जुलाई 1951 में द कमीशन सबमिटेड इट ड्राफ्ट आउटलाइन फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो मतलब इफेक्ट में आया वो है 1951 से 1952 के बीच में। उसके बाद ये प्लान चला तुम्हारा 1956 तक। तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ ये आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छे से। अब वाई डू वी नीड इकोनॉमिक यानी कि प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि हमें प्लानिंग इन इंडिया क्यों चाहिए। तो सबसे पहला ये ए फ्री मार्केट इकोनॉमी इग्नोर सोशल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ नीडेड टू स्टैब्लिश ग्रोथ विद द इक्विटी इन इंडिया। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है, कॉमन गोल्स ऑफ इंडियन प्लान्स। तो कॉमन गोल ऑफ इंडियन प्लान क्या है, तो कॉमन गोल ऑफ हमारा इंडियन प्लान है टू अचीव हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी इंक्रीज़ करना है। प्रोमोट करना है सोशल जस्टिस, यानी कि सोशल जस्टिस को हमें प्रायोरिटी देना है और हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, यानी कि आत्मनिर्भर बनना है। इंक्रीज़ करना है हम लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि रोज़गार सबको मिलना चाहिए, हमारा इकोनॉमी मॉडर्नाइज होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो ये सब कुछ कॉमन गोल्स हैं इंडियन प्लान के। अचीवमेंट्स और फेलियर्स बताना है, तो अचीवमेंट्स और फेलियर भी पढ़ना इंडियन जो कॉमन गोल्स और प्लान है, तो ये कितने सक्सेसफुल रहे और कितने फेल हो गए। तो जो नेशनल इनकम था वो इंक्रीज़ हो गया 3.8% तक, यानी कि जो हमारा इकोनॉमी 1 या फिर आधा या 1.5% पे बढ़ा करता था वो 3.8 यानी कि लगभग 4% के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसमें जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो ट्रिपल हो गई थी। ये 51 मिलियन टन से लेके वो 176 मिलियन पहुंच गया था 1951 से लेके 1991 के बीच में। तो ये कुछ अचीवमेंट्स थे जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हो गया, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी सब कुछ अपग्रेड हुआ। यहाँ तक कि हमारे जो स्कूल्स है, रोड्स है, रेलवे, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ डेवलप हुआ, स्कूल, हॉस्पिटल, अदर इंस्टीट्यूशंस बहुत कुछ बना। तो ये तो डेवलपमेंट था, लेकिन कुछ फेलियर्स भी थे हमारे प्लान्स में। क्या फेलियर्स थे, इंडियंस प्लान्स फेल टू एलिमिनेट पॉवर्टी, यानी कि हम सब कुछ कर पा रहे थे लेकिन गरीबी हटा नहीं पा रहे थे। उसके बाद जो बेरोजगारों की संख्या था उसको भी हम लोग नहीं घटा पा रहे थे, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई था उसको भी हम लोग भर नहीं पा रहे थे। वैसे बहुत सारे रीज़न है, कुछ और रीज़न भी है, जैसे कि जो हमारा प्लानिंग था जिसके वजह से तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी फेल हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी फैसिलिटीज़ भी डेवलप नहीं हो पा रहे थे। तो ये कुछ रीज़न है, ये कुछ फेलियर्स हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जल्दी पढ़ लेना, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या है, तो फार्मर जो है ना वो इंडियन फार्मर्स जो शिफ्ट कर रहे हैं सब्सटेंस कल्टीवेशन से कॉमर्शियल फार्मिंग में। इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ सिविलाइजेशन, सॉरी कल्टीवेशन है ये, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन टू इंडियन फार्मर्स, फॉलिंग ऑफ साइज ऑफ होल्डिंग्स। तो ये कुछ फीचर्स है, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, आप लोग ये सब कुछ देख सकते हो। उसके बाद है एग्रीकल्चरल पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। तो 3 तरीके के एग्रीकल्चरल पॉलिसी से ये टॉपिक डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ सिलेबस में ये दिया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। तो मतलब पॉलिसीज़ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, दूसरा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म और तीसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। तो यहाँ पे पढ़ते सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या है,
तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, दे आर रिलेटेड टू पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप विच इज़ नोन एज लैंड रिफॉर्म। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म में क्या क्या इंक्लूड किया गया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स यानी कि बिचौलियों को खत्म किया गया। दूसरा है टेनेंसी रिफॉर्म किया गया। और तीसरा है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। और चौथा है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। और पांचवा है हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया गया। फिर टेक्नोलॉजी का रिफॉर्म में आया हमारा HYV सीड्स और वाटर टेक्नोलॉजी यानी कि इरीगेशन की फैसिलिटीज़ और HYV सीड्स फर्टिलाइजर्स, तो इन चीज़ों पे मतलब ध्यान दिया गया, ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में आया। और तीसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म। इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म में 3 स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म किया गया, जिसमें से पहला है सेटिंग अप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मीट क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर। ऐसे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैठाए गए जिससे जो फार्मर्स है उनको जो है लोन लेने की समस्या ना हो, ये किया गया। दूसरी बात है सेटिंग अप ऑफ मार्केट एजेंसीज टू एंश्योर द फेयर प्राइस। एजेंसीज मार्केट को सेटअप किया गया ताकि जो फार्मर है, किसान है, उनको फेयर प्राइस मिल सके, ताकि वो जो प्रोडक्शन करे उसको आसानी से बेच पाए। और तीसरी बात जो है सेटिंग अप ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS जिसको हम लोग कहते हैं राशन, उसको सेटअप किया गया, यानी कि सरकार ही खरीद लेती थी जो लोकल पब्लिक्स उगाया करते थे और उसको सब्सिडी के रेट में दूसरों गरीबों को बांटा जाता था। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। आई होप आप लोगों को सबको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। 1960s में क्या हुआ था, तुम्हारा HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और इरीगेशन के माध्यम से प्रोडक्टिविटी बढ़ाया गया, उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसके अचीवमेंट्स और फेलियर्स के बारे में भी आप लोगों को, वीकनेस के बारे में भी पढ़ना है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी पढ़ना है, ये भी एक सिलेबस में है। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्या है, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हाईली अनइक्वल है, पहली बात। दूसरा है एवरेज साइज ऑफ जो होल्डिंग ये है वो बहुत वेरी अनइकोनॉमिक है, यानी कि जो लैंड के साइज़ जो है ना लोगों के पास वो बहुत छोटी छोटी है। उसके बाद तीसरी वाली बात है हमारी, द मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स कंटिन्यू टू यूज़ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आज भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वो लोग इस्तेमाल करते हैं खेती करने के लिए। इतना दिन हो गया, यानी कि 66 डेकेड्स हो गए, यानी कि 60 साल हो गए यहाँ पे किताब के हिसाब से। 60 साल, अभी तो 75 ईयर्स क्रॉस कर गए हम लोग, तो लेकिन 60 साल बुक के हिसाब से, 60 ये साल के हिसाब से हम पार हो गए हम लोग, लेकिन फिर भी 40% ही ऐसे लैंड है जिनको इरीगेशन फैसिलिटी अभी तक मिल पाया। यानी कि आज भी 60% जो लैंड है वो मानसून यानी कि बारिश के भरोसे पे वहाँ पे खेती होती है। नेक्स्ट हमारा देयर इज़ इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। हाँ, ये बात सही है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो ये सब सारा एग्रीकल्चर के ऊपर जो होता है वो भार पड़ रहा है। फीचर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में ऊपर मैंने बात करी थी, आप लोग ये सब कुछ पॉइंट्स को आप लोग को पढ़ लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि वाई एंड हाउ वाज प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटेड अंडर IPR यानी कि इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो क्या लिखोगे, है ना। सबसे पहला तो हाउ ना, इंडस्ट्रियल यूनिट इज़ इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी स्टेब्लिश ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस। रीज़न तो ये सब तो आप लोगों को पढ़ना होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रेमवर्क बनाया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। 2 फीचर्स थे, सबसे पहला टू प्रोमोट द डेवलप इंडस्ट्री इन द नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो देश के प्रति जो है ना वो हम लोगों को खड़ा करना है। और दूसरी बात है एक्टिव रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का जो ना एक्टिव रोल होना चाहिए, जिसमें से अंडर दिस पॉलिसी इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर दिया गया 3 ग्रुप्स में, शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C में, ठीक है। तो इस टॉपिक को जो है ना आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ कर जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप लोग बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ पढ़ना है आप लोगों को, और बाकी जो भी पढ़ना है मैंने तो आप लोगों को ये सब बता ही दिया। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आंसर दूँ तो मैं क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा, लेकिन मैंने बेहतर ये समझा कि आप लोगों को अगर टॉपिक समझा दूँ कि क्या आने वाला है, किसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो जो ना आप आंसर्स खुद भी लिख सकते हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, हमारे चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।